गुड मॉर्निंग। वेक्टर कैलकुलस के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और ग्रेडियंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए कुछ थ्योरी की कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसे 2 लेक्चर में बांटने का डिसीजन लिया है। ये ग्रेडियंट 1 है। आप इसको ज़रूर समझिए। आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, वेक्टर फील्ड क्या होते हैं, स्केलर फील्ड क्या होते हैं, और चाहे क्वांटम मैकेनिक्स आप फ्यूचर में पढ़ते हैं, आपको ग्रेडियंट की अच्छी समझ होगी। आप तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आपका टारगेट केवल BSc 1 के क्वेश्चन सॉल्व करना है वेक्टर्स के, तो आप इस लेक्चर को छोड़ के जो नेक्स्ट लेक्चर है उस पर डायरेक्टली जा सकते हैं। ये लेक्चर फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, भौतिक जगत में ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड ज़्यादा है। शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा मददगार हो। ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने पहले से देखा और सोचा, तो मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले थोड़ा सा टेलर थ्योरम के बारे में बताना ज़रूरी है। टेलर थ्योरम, ये ब्रूक टेलर साहब थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इनसे पहले भी कई लोगों ने कोशिश की है कि एक पॉलिनोमियल और एक फंक्शन किस सिचुएशन में बराबर किए जा सकते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, मैक्लॉरेन। LAURIN, मैक्लॉरेन। इन साहब ने सबसे पहले ये बताया, अगर कोई फंक्शन इंडेफिनेटली डिफरेंशिएबल है एट द ओरिजिन, मान लेते हैं, मतलब ओरिजिन पर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, जितनी बार आप डिफरेंशिएट करना चाहें कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा भी कोई फंक्शन होता है क्या? आप ये देखिए, क्या e⁻x का डिफरेंशिएशन हम इंडेफिनेटली कर सकते हैं? क्या हम sin x का कर सकते हैं, cos का कर सकते हैं, इवन 10x π/2 के पास प्रॉब्लम करेगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन ओरिजिन के पास, मैं ओरिजिन के पास कह रहा हूं, तो ओरिजिन के पास 10 कोई प्रॉब्लम नहीं करता, कंटिन्यूअस है। ऐसे जो फंक्शंस ओरिजिन पर इंडेफिनेटली डिफरेंशिएबल हो, जितनी मर्जी बार आप डिफरेंशिएट करना चाहें, उस सिचुएशन में एक पॉलिनोमियल a0 x to the power a0 plus a1x plus a2x square plus and so on an x to the power n, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊं, तो ये एक फंक्शन के बराबर हो सकता है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एक आपके पास पॉलिनोमियल और f(x) बराबर हो सकते हैं। अब आप सोचिए, ये एक सीरीज की तरह है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। कैसी सीरीज होनी चाहिए? कन्वर्जेंट। दूसरा, n अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो आप इसे कैसे लिखेंगे? a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an x to the power n
प्लस एंड सो ऑन, अप टू इनफाइनाइट जाएगा ना, या आप इसे मत लिखिए, यहीं पर से छोड़ देते हैं, अप टू इनफाइनाइट। कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो जो उसकी जनरल टर्म है वो 0 को जानी चाहिए, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर an x टू द पावर n होगा तो ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जिस समय ये टेंडिंग टू 0 होगा, और ये कब होगा, जब n कहाँ को जा रहा है, इन्फिनिटी, तो वो वाली टर्म 0 होते जाएगी। आप सोचिएगा, टर्म्स छोटे होते जा रही हैं और टर्म्स की जो nth टर्म है जहाँ n इन्फिनिटी को है वो 0 को जाएगी। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो उस समय इनफाइनाइट सीरीज होगी या नहीं होगी। तो प्लीज हर इनफाइनाइट सीरीज की बात नहीं की गई है, जो कन्वर्जेंट हो, जहां पर ये लिमिट एग्जिस्ट करे, उसमें ये फंक्शन और ये सीरीज बराबर होती है। ये किन्होंने कहा, मैक्लॉरेन ने। कहां पर, ओरिजिन पर। ठीक, अब आप ओरिजिन को रियल लाइन पर आप ड्रॉ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन ओरिजिन पर इंडेफिनिटली डिफरेंशिएबल है तो जो फंक्शन सॉल्व होगा इसी पॉलिनोमियल को, अगर आपने BSc 1 कैलकुलस में पढ़ा होगा तो सरल करके आप ऐसे लिखते हैं, f0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन करते रहिए। ठीक है। ब्रूट टेलर साहब ने सवाल किया कि भाई ओरिजिन की बाध्यता क्यों, रियल लाइन पर अगर कोई फंक्शन किसी जनरल पॉइंट ए पर इंडेफिनिटली डिफरेंशिएबल हो, क्या हम तब भी ऐसा कर सकते हैं कि इनफाइनाइट एक्सपेंशन, एक इनफाइनाइट सीरीज और एक फंक्शन बराबर कर दिए जाएं, और इसे हम लोग टेलर थ्योरम कहते हैं। देखिए, मैं इन सारी चीज़ों के लिए डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो फ्यूचर में कैलकुलस के जो लेक्चर्स होंगे वहाँ सीखेंगे। हमें अभी ग्रेडियंट पे फोकस करते हुए जल्दी से कुछ चीज़ें सीखनी है, तो आप, उम्मीद है आप एडजस्ट करेंगे मेरे साथ। टेलर साहब ने f(x) लिया तो उसे a प्लस x माइनस ए ऐसे लिख लिया किसी पॉइंट पर, और जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये fa प्लस x माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश ए प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन। ये किसी भी पॉइंट पर है। अगर आप ये जो ए पॉइंट है आप इसे 0 मान लेते हैं तो ए की जो है 0 रखिए, तो इसमें क्या आपको पिछली थ्योरम मिली, मैक्लॉरेन? तो टेलर का पर्टिकुलर केस मैक्लॉरेन थ्योरम, ये आपके पास टेलर थ्योरम है, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल के लिए है। अब अगर सिंगल वेरिएबल की जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मैंने वेक्टर के पीछे लेक्चर में आप देखेंगे मैंने समझाया है डिफरेंट फंक्शंस कब हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पार्शियलिटी क्यों ज़रूरी है, एथिकली गलत हो सकती है, प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है पार्शियलिटी, टेम्परेरी पार्शियलिटी। तो अगर हम लोग x की जो x प्लस एच करते हैं तो आप लोग इसे h मान लेते हैं। ये वाला क्यों मान लेते हैं, क्योंकि जब x a की ओर टेंड करेगा तो x और a का जो डिफरेंस होगा कम होता जाएगा ना, जितना कम होता जाएगा तो h टेंडिंग टू 0 भी लिखते हैं आप, तो h लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, आप सोचिए, f(x) प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
एफ डबल डैश एच प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एच प्लस एंड सो। ये सिंगल वेरिएबल में था तो एफ डैश मतलब डी बाई डी एट्स डी टू वाई अपॉन डी एट्स स्क्वायर, वाई ये है एफ एट्स। अगर मैं इसे 8 से ज़्यादा वेरिएबल पे लगाऊं, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच और वाई प्लस 3, सपोज दो आपके पास इंडिपेंडेंट है, तो ये कैसा होगा आप सिमेट्री से देखिएगा। एफ एक्स ट्रोमा वाई प्लस एच, अब यहाँ तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक बार डेल अपॉन डेल एक्स प्लस दूसरी बार के टाइम्स डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही सोचिए एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ एफ प्लस एंड सो ऑन। अगर आप तीसरी बार करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और इतने का होल क्यूब। आप इसे ध्यान से समझिए, चाहे आपको फ्यूचर में मैथमेटिक्स में हाइड्रोडायनामिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स पढ़नी हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको टेलर थ्योरम हर हालत में आनी चाहिए। अगर आप 2 से ज़्यादा वेरिएबल लेते हैं, सपोज क्योंकि मैं आज 3 वेरिएबल में काम करूँगा, तो x प्लस आप ऐसे भी ले सकते हैं, डेल्टा एक्स मान लीजिए, ऐसा आ गया y प्लस डेल्टा वाई, z प्लस डेल्टा जेड। अब आपको टेलर थ्योरम यूज करनी है। आप उसी पैटर्न को पकड़िए, एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस जहाँ h था वहाँ क्या है इस बार डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस फिर क्या है डेल्टा वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल्टा जेड डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एफ। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यही डेल्टा एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल्टा जेड डेल अपॉन डेल जेड होल स्क्वायर ऑफ एफ प्लस एंड सो ऑन। आप इसे आगे जितना बढ़ाना चाहें, यही जो आपके पास ब्रैकेट में टर्म है इसका क्यूब, इसकी पावर 4 एंड सो ऑन। अगर आपको ये आ गया है तो किसी भी लेवल पर टेलर थ्योरम आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकती है, चाहे आप हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ें, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स या कोई और जगह पर आप इसे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ें मैथमेटिक्स में, तो इसकी ज़रूरत हमेशा हमें है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे जाते हैं। मैंने वेक्टर्स का जो डिफरेंशिएशन वाला है आपका लेक्चर पीछे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें शुरुआत में जो डिस्कशन किया है प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि स्केलर फंक्शन जो वेक्टर्स के हैं कैसे होते हैं और वेक्टर कैसे होते हैं। कोई भी आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उस पर डिपेंडेंट कोई जो फंक्शन है वो स्केलर फंक्शन भी हो सकता है, वेक्टर फंक्शन भी हो सकता है। ये मैंने आपको वहाँ डिस्कस किया है, उम्मीद है आप वहाँ से देख के सीख लेंगे। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट जो फंक्शन था, ये दोनों मिलाकर फील्ड डेवलप करते हैं। फील्ड वेक्टर फील्ड भी हो सकता है, फील्ड स्केलर फील्ड भी हो सकता है। आप कहेंगे वेक्टर फील्ड कैसा होता है? आप लोग ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, अगर हम ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हैं तो ये 3 फील्ड्स नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं। इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात है, तो जाहिर सी बात है ये कैसे फील्ड हैं? वेक्टर फील्ड है। स्केलर फील्ड ही अगर आप बात करते हैं तो सपोज मेरे पास एक रॉड है, ये एक मैंने रॉड ले ली
इसको यहां पर हीट किया है, यहां से इस पर बर्नर में रखा, गर्म किया। तो देखिए जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप भी समझते हैं, वो यहाँ ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होते होते यहाँ इस पूरे में सबसे कम यहाँ पर होगा। तो इसका जो टेम्परेचर है वो पोजीशन पर डिपेंड करेगा। आर जो है वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर, और उस पर आधारित जो टेम्परेचर फंक्शन है, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है कि किस पोजीशन पे कितना टेम्परेचर है। लेकिन टेम्परेचर तो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे फील्ड क्या हुए आपके पास स्केलर। पोटेंशियल के बारे में देखिए, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, पोटेंशियल अपने आप में स्केलर फील्ड डेवलप करते हैं या स्केलर क्वांटिटीज हैं और उनसे स्केलर फील्ड बनता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और जो पोजीशन है आर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वी और आर मिला के दोनों पोटेंशियल फील्ड डेवलप करते हैं। तो वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अब मैं आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के बारे में बताता हूं, ये क्या होते हैं। नाम से क्लियर है, डेरिवेटिव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉर्मली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में डायरेक्शन आपको मालूम है और डेरिवेटिव भी मालूम है। पार्शियल डेरिवेटिव की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी इन जनरल डायरेक्शन में बात करें, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट यहां पर है P, और यहां से आपने ये लाइन ड्रॉ की। लाइन केवल एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ की है, दोनों साइड लाइन नहीं बनाई है आपने। ये P से Q तक आपने वन साइडेड लाइन ड्रॉ की है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव P पर निकालना है हमें। हम मान लेते हैं कि P एक कोई पॉइंट है और Q उसका कोई नेबरिंग पॉइंट है। आपने PQ को मिलाया, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन मान लेते हैं F है और कहां पर P, इन द डायरेक्शन of PQ is defined as limit Q tends to P FQ minus FP upon PQ distance, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। जैसा कि हमेशा लिमिट के मामलों में होता है कि जब भी आप लिमिट कोई भी लिखते हैं उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तभी उसे लिखने का कोई मीनिंग बनता है। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, अगर यह लिमिट एग्जिस्ट करती है तो P पॉइंट पर PQ डायरेक्शन में यह डेरिवेटिव है। अगर आपके पास वेक्टर फील्ड होता तो भी R आप पोजीशन वेक्टर R के तौर पर लिखते, तब भी आप उसे इसी तरह से लिख रहे होते। हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर पोजीशन वेक्टर XYZ है। अगर मैं सपोज ये मानता हूं कि ये जो आपने P लिया था और Q लिया था, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और सपोज ये डेल्टा एक्स दूरी है। मतलब अगर आप P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लें तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई और जेड। तो फिर आपके पास अगर इस लिमिट को सॉल्व करें, लिमिट Q टेंड्स टू P,
एफ क्यू माइनस एफ पी अपॉन पी क्यू। तो आप ये देखिए, जब Q अगर पी की ओर आएगा तो ये डेल्टा एच कितना होगा, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एच वाई जेड माइनस एफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। आप इधर देखिए, y कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव हुआ नहीं, पहले भी एक्स वाई था, बाद में भी y है। z में कोई बदलाव हुआ नहीं, x में बदलाव हुआ है। x में बदलेगा तो f भी बदलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता ये पार्शियलिटी है? आप दो वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं, एक को वेरी करा रहे हैं, ये पार्शियलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसी को हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही है कि बाकी दो वेरिएबल आपने कांस्टेंट रखे, चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आपने ये कांस्टेंट रख दिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाई एक्सिस के अलाउंड सोचिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, जेड डायरेक्शन में डेल एफ अपॉन डेल जेड। यहाँ तक तो समझ में आए होंगे तीन फिक्स डायरेक्शन में। अब मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल ले जाता हूँ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन। नेक्स्ट आप ये देखिए, इसे समझिए, जो हमने टेलर थ्योरम पढ़ी थी आज यहाँ जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताए। अब डायरेक्शन एक आर्बिट्ररी है, ये डायरेक्शन है, ये P है, किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में ये Q है। P हमने मान लिया सपोज एक्स वाई जेड है, और Q के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड है। और जो पी क्यू डिस्टेंस है सपोज डेल्टा एस है, एस डायरेक्शन है कोई आर्बिट्ररी। अब सपोज जो पी क्यू वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। ये अल्फा दिखाया है मैंने ताकि आपको साफ दिख सके। तो आप ये तो मानेंगे कि पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइन हम एलएमएन मान सकते हैं। लेट DC डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू बी LMN। प्लीज डायरेक्शन कोसाइन आप ध्यान से देखिए, एंगल डायरेक्शन को बताते हैं। आप कहते हैं ना इस एंगल पे जाइए, किसी से आप आगे चौराहे पे जाइए, राइट ले लीजिए, लेफ्ट ले लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं 90 डिग्री बताते होंगे ना कि इधर को जाइए। तो राइट लेफ्ट एंगल ही तो वे डायरेक्शन देने का मतलब एंगल बताना। और कोसाइन क्रॉस ले लीजिए उनका। तो भाई पी क्यू लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा, तो क्रॉस अल्फा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। मतलब क्रॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ है तो L, ऐसी क्रॉस बीटा मान लीजिए वाई एक्सिस के साथ M, और क्रॉस गामा जेड एक्सिस के साथ N। ये एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ आपने डायरेक्शन कोसाइन मान लिया। ठीक, अब आप इसी डायग्राम को देखिए। नाउ जो L हो जाएगा, जिसको आप क्रॉस अल्फा कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्रॉस अल्फा देखिए तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एस। तो फिर डेल्टा एक्स जहां पर लिखना है वहां क्या लिख सकते हैं, L इंटू डेल्टा एस। हमें ये डेल्टा एक्स की व्यवस्था करनी थी, हमने कर दी। ये तो एक्स डायरेक्शन में है ना, हमें एस डायरेक्शन में चाहिए था, एस में मिल गया भाई L इंटू डेल्टा एस। मतलब डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। तो फिर सिमिलरली डेल्टा वाई क्या होगा, M इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जेड क्या होगा, N इंटू डेल्टा एस। तो अब आपको Q के कोऑर्डिनेट नए फॉर्मेट में मिले। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो वही है। सो लिमिट Q टेंड्स टू P, FQ माइनस FP अपॉन डिस्टेंस PQ मॉड।
इक्वल टू एफ क्यू क्या लिख सकते हैं अब हम, एफ क्यू की जगह पर एक्स प्लस एल डेल्टा एस, वाई प्लस एम डेल्टा एस, जेड प्लस एन डेल्टा एस माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन ये दूरी कितनी है डेल्टा एस, लिमिट क्यू अगर पी की ओर आएगा तो डेल्टा एस कहाँ को जाएगा, जीरो को। टेलर थ्योरम हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही यूज कर रहे हैं, आर्बिट्ररी यूज नहीं करेंगे। लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो। प्लीज अब आप टेलर थ्योरम सोचिए, एफ एक्स वाई जेड हम इसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस एल इंटू डेल्टा एस, ये ठीक है, क्या आएगा, हाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस या डेल अपॉन डेल एक्स एम डेल्टा एस डेल अपॉन डेल वाई एन डेल्टा एस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एफ। आप चाहें तो इन्हें, ये तो डेल्टा एक्स है ना, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा जेड है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में माइनस, ये तो पूरा इसका टेलर एक्सपेंशन हो गया पहले वाली टर्म का, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एस। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये समझाने के लिए मैंने शुरू में आपको टाइम दिया था, टेलर आप समझते हैं तो देखिए एफ कैंसिल हो जाएगा और हम इसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तक नहीं ले जा रहे हैं, तो केवल इतना लिखेंगे, इसमें भी डेल्टा एस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बचेगा ये क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए तो एल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एम डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एन डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये क्या है, एफ का चेंज किस डायरेक्शन में, एस डायरेक्शन में। क्या ये समझ में आया? इसे थोड़ा सा और देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो अब आप खुद सोचिए, ये डेरिवेटिव का फंक्शन है और ये से यूनिट वेक्टर है, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन कहा था मैंने। कई चीज़ें जगह की कमी भी है, समय की भी मैं बोल देता हूँ, लिखा नहीं पाता, सॉरी। आप लोग जो भी बोला जा रहा है प्लीज़ नोट करिए, पॉज करते हुए बार बार सारी चीज़ों को लिखिएगा। ये नोट्स आपके एमएससी में भी आपके काम आएंगे। हम इसे यूनिट वेक्टर मानते हैं, तो ये सपोज ये यूनिट वेक्टर कोई ए है डॉट, इसे क्या माने, हम यू मान ले रहे हैं। तो आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एस ये आ रहा है। ए यूनिट वेक्टर है, ये समझ में आया होगा। यू हमने इसे माना है एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, इसे शॉर्ट में एफ एक्स बोलते हैं। एफ एक्स एक्स सफिक्स में कई बार डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ सफिक्स में एक्स, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एस आया ए डॉट यू। क्या इतना आपको क्लियर हो गया? तो मैंने एफ का जो एस डायरेक्शन थी उसमें एफ एस को क्या लिख सकते हैं हम, ए डॉट यू। हमने सॉरी मैंने आपको वेक्टर्स में कंपोनेंट कैसे लेते हैं, टेट्राहेड्रन आप जब पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर आपने पढ़ा हो पीछे,
उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर वो समझ में आता है तो ये समझ में आ जाएगा। ये क्या है? वेक्टर u विल बी कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन f। u को क्या कहेंगे आप? ग्रेडियंट। u क्या है? i del f अपॉन del x प्लस j del f अपॉन del y प्लस k del f अपॉन del z एंड fs इज द कंपोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट f along a। ये fs क्या है फिर? u का कंपोनेंट along a। u का किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? मैंने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वाला जरूर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और u क्या बोला जाएगा यहाँ पर? ग्रेडियंट बोला जाएगा। उम्मीद है आपको ये ग्रेडियंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। लिमिटिंग पोजीशन में क्या होगा? अब थोड़ा सा इसे देखिए। ये एक कर्व है कोई, मैंने एक P और Q दो पॉइंट इस कर्व पे लिए, ये PQ है। और जब Q P की ओर आना शुरू होगा, आप ये कह रहे हैं कि Q टेंड्स टू P, ये बात बार बार कह रहे हैं, तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि जो कॉर्ड PQ है वो क्या बनेगी? कॉर्ड PQ टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P। कैसे? ये जो PQ है, Q को आप इधर को लाते जाइए। Q अगर यहाँ आया तो कॉर्ड PQ ये बन जाएगी। Q यहाँ पर आया तो PQ कॉर्ड ऐसे बनेगी। आप सोचते रहिए, ड्रॉ करते रहिए, और जब ये Q इधर को आता जाएगा लास्ट में तो टेंजेंशियल डायरेक्शन आ जाएगी। मतलब जो कॉर्ड है वो क्या बन जाएगी? वो टेंजेंट बन जाएगी। कहाँ पर? P पॉइंट पर, क्योंकि Q भी तो P पर ही आ जा रहा है। और उस समय जो आपने ये जो पीछे हमने किया था ये एक्सप्रेशन, मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, जो del f अपॉन del s आया था। तो जो a यूनिट वेक्टर आया था यहां पर, वो a यूनिट वेक्टर टेंजेंट वेक्टर बन जाएगा। देन a विल बिकम टेंजेंट वेक्टर A विल बिकम टेंजेंट वेक्टर, मान लेते हैं T एट P। तो फिर जो T है वो कैसा हो जाएगा? T आप ऐसा करिए, इन जनरल वेक्टर साइन ले आइए, यूनिट वेक्टर है वैसे वो, ये dr अपॉन ds हो जाएगा। आप इसे i dx अपॉन ds प्लस j dy अपॉन ds के dz अपॉन ds, इक्वेशन नंबर 2 हम लिख सकते हैं इसे। तो जो t के डायरेक्शन कोसाइन होंगे, सो dc ऑफ t विल बी, L क्या बन जाएगा? dx अपॉन ds, m dy अपॉन ds, n dz अपॉन ds। क्योंकि t यूनिट वेक्टर कह रहे हैं आप, t भले ही सिंबल ऐसा बनाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि t का सिंबल आपने ये लिखा है या ऐसा लिखा है, वो छोड़िए। तो t आपके पास यूनिट वेक्टर था, a भी तो यूनिट वेक्टर है, तो जो a है यहाँ पर पर्टिकुलर केस में t बन चुका है, तो एलिमेंट की जगह ये लिख सकते हैं। और अगर मैं इक्वेशन 2 आपने लिखी होगी पीछे, अगर इक्वेशन 2 लिखूं तो क्या बन जाएगा? फ्रॉम 2 del f अपॉन del s इक्वल टू del f अपॉन del x dx अपॉन ds, del f अपॉन del y dy अपॉन ds, del f अपॉन del z dz अपॉन ds। प्लीज़ ये जो रिजल्ट्स हैं आपको अभी इम्पोर्टेंट समझ नहीं आएगी कि ये कुमाऊं विश्वविद्यालय या कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए हैं या नहीं है। फ्यूचर में आपको समझ में आएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियलिटी क्यों ज़रूरी है, डेरिवेटिव, उस समय इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी आपको। तो इसे समझिएगा
याद नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में कोई नहीं पूछने वाला है आपसे इस समय। हाँ, आगे आप खुद स्टडी करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। देखिए, एक टर्म पार्शियल डेरिवेटिव है, दूसरी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऐसा ही बाकियों में भी है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई जे के डॉट प्रोडक्ट के तौर पर आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड डॉट आई डी एक्स अपॉन डी एस प्लस जे डी वाई अपॉन डी एस प्लस के डी जेड अपॉन डी एस। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड है डेल एफ अपॉन डेल एस। ये क्या बना था अभी? क्या हम इसे डेल एफ डॉट टी लिख सकते हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी होगी ऐसा। तो आप खुद समझ जाइए वेयर डेल एफ क्या है। आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ। ये आपके पास, इसको आप डेल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डी ई एल, डेल, या कई लोग नाबला, एन ए बी एल ए, डेल या नाबला ऑपरेटर होता है। ये डेल ऑपरेटर कहा जाएगा। डेल ऑपरेटर और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सेकेंड लेक्चर में करेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एस को आप टेंजेंट वेक्टर के तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोगों को ये रिजल्ट देखना है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्टेलर का आया था। ऐसा ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेक्टर का भी आएगा। वेक्टर फील्ड जब या वेक्टर फंक्शन आपके पास है तो उसमें बस एफ जो होगा वो आपको वेक्टर क्वांटिटी होगी, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। मैं अब आपको ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है ये बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसके लिए शब्द समझिएगा, लेवल सरफेसेज। लेवल सरफेस नाम से क्लियर है कि एक सरफेस है और उसमें कोई भी चीज़ जो स्केलर फंक्शन है उसका लेवल सेम रहेगा। आप एक बात सोचिए, यहाँ पर एक चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है इसमें, तो जितना इससे पोटेंशियल आर दूरी पर यहाँ पर होगा उतना ही आर दूरी पर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अगर मैं उन सबको मिला लूँ, और ये तो 2 डायमेंशन में है, आप 3 डायमेंशन में सोचिए तो एक स्फीयर बनेगा। अगर मैं इसे सेंटर मानूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माना जा सकता है। सी कोई भी रियल नंबर हो, या सी आर मान लो, आर स्क्वायर। आप सी बदलते रहिए, आपको पोटेंशियल मिलेगा। इसे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा। अब आप सी बदल लीजिए, सी कुछ ज़्यादा या कम रख लीजिए, दूसरा आपको लेवल सरफेस मिलेगा जिसमें पोटेंशियल सेम होगा। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जाम्पल दिया है। इन जनरल कोई भी फील्ड हो, चाहे वो वेक्टर हो चाहे स्केलर फील्ड हो, लेवल सरफेस का मतलब वो जो आपका फील्ड है उस सरफेस पर उसकी वैल्यू सेम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस या जो भी आप, जैसे यहाँ पर इक्विपोटेंशियल बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते समय। उम्मीद है आपको लेवल सरफेस समझ में आया होगा। कोई भी सरफेस जिसमें वो जो आपका फील्ड है उसका अमाउंट सेम है उस सरफेस पर। तो हम लोग अगर कोई सरफेस लें और उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन लें तो उसका जो ग्रेडियंट हम लेते हैं, अभी जैसे एच डायरेक्शन में डेल एफ अपॉन डेल एस टी, या नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल एन, और फिर एक एन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगा देना चाहिए। तो आपके पास ग्रेडियंट
जो आएगा ग्रेड एफ जो होगा डेल एफ अपॉन डेल एन, और एन उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। मतलब जो ग्रेडियंट स्केलर का निकाला है, स्केलर का ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। अगर आप इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन चाहते हैं कि ज्योमेट्रिकली समझाइए हमें, तो मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देता हूं। ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है, बीएससी में फिजिक्स के बच्चे इसी को पढ़ते हैं। आप लोग भी देख लीजिए, आपका फिजिक्स वाला सेक्शन ये रिवाइज हो जाएगा। सपोज मेरे पास 8 लेवल सरफेस है, इसी के नज़दीक में 8 और लेवल सरफेस ले लीजिए। ये दो इक्विपोटेंशियल, जैसे हम लोग पर्टिकुलर केस में बोले ऐसा समझिए। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है इस लेवल सरफेस पर भी, इसका जो नॉर्मल है वो इधर को जा रहा है। ये सपोज ये एंटी डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ से एक यहाँ पर क्यू ले लूँ कोई दूसरा पॉइंट और इसे मिला लेता हूँ, ये दूरी डेल्टा एस मान लीजिए, और ये दूरी तो डेल्टा एन मान लेंगे हम। और सपोज ये जो बीच वाला एंगल है ये फाई है। यहां पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, एक्स वाई जेड। फंक्शन की वैल्यू यहां पर जितनी होगी, सपोज ये कुछ है के, तो यहां पर क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, वो के से थोड़ा सा के प्लस डेल्टा के कुछ चेंजेज होंगे। ये डायग्राम साफ बने इसलिए है प्रैक्टिकली, और लेकिन कंसेप्चुअली ये जो सरफेस है इसके बाद जो नेक्स्ट सरफेस होगी वो है। देखिए चित्र साफ बने इसलिए दूर दूर बनाया है, और बहुत नज़दीक सरफेस है, बहुत ही नज़दीक, जितना आप सोच सकते हैं। तो फिर उस सिचुएशन में आप इसे राइट एंगल ट्राइंगल भी सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नेबरिंग पॉइंट्स हैं। अप्रॉक्सीमेट एंगल लेके इसमें क्रॉस फाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया जा सकता है। तो नॉर्मल डायरेक्शन है, तो आपने एफ ऑफ एक्स वाई जेड के लिया है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इस सरफेस पर, अगली सरफेस पे क्या लिया, के प्लस डेल्टा के। दूसरा क्रॉस फाई कितना लेंगे इसमें, क्रॉस फाई डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एस। तो अब अगर आप डेल एफ अपॉन डेल एस लें, लिमिट डेल्टा एस या डेल एस जो भी लें, डेल्टा एस टेंडिंग टू 0। आप चाहें तो अभी कैपिटल डेल्टा भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा एस, ये कैपिटल डेल्टा है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एस। ये कितना हो जाएगा आपके पास, पर्टिकुलर डायरेक्शन इस समय क्या है हमारे पास, हमारी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है इस समय कौन सी है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। नॉर्मल की डायरेक्शन है डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एस। क्या लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एन डिवाइड किया, डेल्टा एन मल्टीप्लाई किया। इसमें डेल्टा एन भी 0 को जा रहा है, डेल्टा एस भी 0 को जा रहा है। इसे अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट डेल्टा एन टेंडिंग टू 0, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एन, ये 8 हो गया। लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एस। इसमें तो दोनों ही लिमिट लगेंगी खैर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एन, और ये क्या है, यही तो क्रॉस फाई है, आपने ये लिखा है ऊपर। तो आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एस कितना आ गया, डेल एफ अपॉन डेल एन टाइम्स क्रॉस फाई। आपने जो ये लिखा था अभी, थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ग्रेड एफ इतना लिखा हुआ है। तो आप ही यहां से बताइए, अगर मैं यहां से ग्रेड एफ, ग्रेडियंट एफ का मॉड ले लूं तो वो कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एन, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर का मॉड 1 हो जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एन को ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेड एफ मॉड। तो फिर डेल एफ अपॉन
डेल एस कितना हो जाएगा, ग्रेड एफ मॉड टाइम्स क्रॉस फाई आपके पास। अगर ग्रेड एफ का जो मॉड है वो नॉन जीरो हो, देखिए प्लीज ये मैक्सिमम कब मिलेगा, आप खुद ही सोचिए, ये मैक्सिमम वैल्यू किस समय मिलेगी, जिस समय फाई जीरो होगा। क्रॉस मैक्सिमम कब होता है, जब फाई जीरो होगा। जब फाई जीरो होगा क्रॉस फाई वन होगा। अगर फाई क्या हो गया जीरो, तो क्रॉस फाई क्या हो गया वन, तो उस समय ये राइट साइड मैक्सिमम होगी ना। तो जो ग्रेड की मैक्सिमम वैल्यू होती है फाई जीरो होने पर ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो जाएगी या नहीं। फाई छोटा करते जाइए तो क्यू कहाँ को टेंड करेगा, एन की ओर, और पी क्यू लाइन क्या बन जाएगी, पी एन। तो आपके पास जो मैक्सिमम चेंजेज हैं डेल एफ अपॉन डेल एस का मतलब फंक्शन में किसी एस डायरेक्शन में चेंज, रेट ऑफ चेंज, सबसे ज्यादा बदलाव किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन में। यही ग्रेडियंट का मीनिंग होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ पाया होगा ग्रेडियंट क्या होता है। और ग्रेडियंट लेवल सरफेस से हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर इसको भी करते हैं तो उनको काफ़ी मदद मिल जाती है। उनके लिए ग्रेडियंट का मतलब फंक्शन में रेट ऑफ चेंज विच इज मैक्सिमम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, एंड दिस इज द ग्रेडियंट। मैथमेटिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब उस पर आएंगे। थैंक यू।